किन चीजों ने आपको एनकरेज करा कि आप वाइल्ड लाइफ एज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और कंजर्वेटर के तौर पे जाएं? नहीं लोग मेरे साथ इसमें उल्टा है। मैं पहले वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे काम करता था प्रॉपरली। अच्छा। स्टार्टिंग ही मेरी वही थी। मैं कैमरा नहीं था मेरे पास, काफी लंबे समय तक कैमरा नहीं रहा मुझे, लेकिन हाँ कंजर्वेशन से जुड़ना अच्छा लगता था। मेरे पास आज भी मुझे याद है कि अपने आसपास कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मैं जानवरों को देखने जाता हूँ, बर्ड्स को देखने जाता हूँ। और मतलब मेरे लंबे समय में मुझे आज भी याद होगा कि मेरा 20 साल से ऊपर का डेटा हर सीजन का किसी भी एक जगह का है कि मुझे वहां उस सीजन में उस समय में क्या देखा था, आज क्या देखा है। नम दल क्षेत्र जिनको कहा जाता है, छोटे तालाब, तालाब के आसपास की जगह, तो इनको वेटलैंड कहते हैं। और सबसे ज्यादा कंजर्वेशन की जरूरत आज की डेट में इसी को है, और इसके आसपास से जुड़े ग्रासलैंड को है। वेलकम टू द क्यूरियस स्पॉट फ्रेंड्स। आज का जो पॉडकास्ट है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्यूरियस होने वाला है, क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं ना, वो गेस्ट पिछले 25 सालों से एज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन काम कर रहे हैं। और इनने अपने इस 25 साल के करियर में किस किस तरीके की चीजें ऑब्जर्व करी हैं और एक्सपीरियंस करी है ना, ये वो सारा एक्सपीरियंस आज हम लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। क्योंकि ये एक्सपीरियंस हम लोग कभी हमारी लाइफ टाइम में ना तो इमेजिन कर सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं। और तो और मैं इनको पिछले 10 साल से जानता हूं, तो जो मैंने इनसे सीखा है और जो मैंने इनसे चीजें जानी है वो सब मैं आज आपके सामने लेकर आ रहा हूं। वेलकम टू द क्यूरियस स्पॉट मनीष भैया। थैंक यू। सो कैसा लग रहा है यहाँ पे आ जाके? बढ़िया लग रहा है कि हम फिर से कुछ ऐसी लोगों के लिए बात करने वाले हैं जो शायद सभी के लिए जरूरी है और सबको जानना जरूरी होना चाहिए। आपने कभी सोचा था कि आप क्यूरियस स्पॉट में आएंगे? सोच तो लिया है, अब क्या आगे। आ भी गए हैं तो बढ़िया है, जहां से बिगनिंग हो वही बहुत अच्छा। चलिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा अपने गेस्ट के लिए और व्यूअर्स के लिए जानना चाहूंगा कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। जर्नी लव बिकम अ, मैं तो कॉमर्स फील्ड से स्टूडेंट रहा हूँ, बट साथ में नेचर वेचर इसकी थोड़ी नए नए चैनल स्टार्ट हुए थे लिस्ट वगैरह पे, तो फिर डिस्कवरी और कुछ मूवीज आती थी तो देखने का शौक लग गया था। जानवरों को अच्छा भी लगता ही था। फिर खैर पढ़ाई लिखाई कर ही रहे थे, जैसे करते थे, करते हुए आगे बढ़े। फिर एक समय मैं जॉब में एंटर हुआ और कुछ अर्न करने लगे, तो उसके बाद मैं थोड़ा वाइल्ड लाइफ में घूमने फिरने का शौक लगने लगा। तो अपने आसपास, घर के आसपास कुछ शांत प्रकृति की जगह पे जाकर के घूमना, और घूमने के बाद फिर धीरे धीरे उसको डेटा कलेक्ट करना, लिखना, तो मजा आने लगा। चीजों को थोड़ा समझ में भी आने लगी, टाइम देता टाइम। इसी बीच में कुछ दोस्त लोग मिलते गए इसी टाइप से जुड़ी हुई कम्युनिटी में, तो कुछ और अच्छा मिला। तो फिर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट किए गवर्नमेंट के साथ मिलकर के कंजर्वेशन पे, और बस कारवां इसी तरह चला और वाइल्ड लाइफ में इंचार्ज बने। उसके बाद नौकरी भी करी, नौकरी छोड़ी भी, और अब वो ही कर रहा। सो मतलब ऑलमोस्ट आपने जॉब छोड़ के फुल टाइम एज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एज एंड कंजर्वेटर के तौर पे आप काम कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट इस चीज को कितना टाइम हो गया, कितने टाइम से आप ये चीज कर रहे हैं? ये करते हुए लगभग मुझे 8 से 9 साल अभी एटलीस्ट हो चुके हैं करते हुए। 9वां साल चल रहा है ये। अच्छा, तो 9 साल से आप करीब करीब केवल इस पे ही वर्किंग आउटपुट अपना करते हुए काम कर रहे हैं। कितना फ्रीक्वेंटली आप जंगल्स वगैरह को विजिट करते हो? जब भी बिल्कुल किसी भी कमर्शियल और किसी भी कैसे काम से बिजी नहीं होता, तो मतलब हमेशा ही भी रोज जा रहा हूँ जैसे। अच्छा। तो दिन में एक बार, सुबह शाम, कभी भी, एनी टाइम, ठीक, जैसा भी मुझे अच्छा लगे उस हिसाब से चला जाता हूँ। तो कमर्शियल में क्या काम करते हैं आप, जैसे अभी आपने बताया? मतलब कमर्शियल कामों में कई चीजें छोटी छोटी ऐसी कि क्रिएटिव जॉब्स मैं कर रहा हूँ अब, जैसे काफी सारी क्रिएटिव कामों को लिख करता ही हूँ।
अलग अलग डिपार्टमेंट संबंधित काम, कुछ क्रिएटिव, कुछ लिटरेचर से संबंधित काम, कुछ टूरिज्म से संबंधित काम। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ वो टूरिज्म सस्टेनेबल हो, वाइल्ड लाइफ कंटेंट, अगर इस तरह की बात अगर कहें तो बुरी बात नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास भी कई बार इतना चीज़ें मुहैया नहीं हो पाती, तो वो सस्टेन करने के लिए किसी भी तरीके से किसी चीज़ को, उसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है ही सही, क्योंकि हम सब बाशिंदे हैं, तो हमारे लिए भी उतना ही अच्छी चीज़ है। तो उसके ऊपर भी मैं काफ़ी काम करता हूँ, तो काफ़ी बुकें वगैरह हमने करी हैं टूरिज्म से रिलेटेड। अपने हाड़ौती, मेरे जिस एरिया में रहता हूँ, तो उस एरिया के बारे में अपन सब सोचते ही हैं, हर जगह हर कोई जो रहता है अपने पहले अपने एरिया के लिए काम करता है, तो यहाँ के लिए काफ़ी कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट करता ही रहता हूँ। तो आप गवर्नमेंट बॉडीज के साथ, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रहते हैं क्या? अच्छा 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 अच्छा। क्योंकि सपोर्ट की जरूरत भी उन्हीं को ही है। ये बात तो है बिल्कुल। सो किन चीज़ों ने आपको एनकरेज करा कि आप वाइल्ड लाइफ एज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और कंजर्वेटर के तौर पे जाएं? क्योंकि आप पहले एज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के तौर पे गए होंगे, फिर बाद में आप कंजर्वेशन की तरफ मूव करे होंगे, तो किन चीज़ों ने आपको इंस्पायर किया कि यार नहीं यार, मेरे को इस फील्ड में जाना चाहिए और मुझे ये करना चाहिए? नहीं, लोग मेरे साथ इसमें उल्टा है। मैं पहले वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे काम करता था प्रॉपर्ली। अच्छा। स्टार्टिंग ही मेरी वही थी। मैं कैमरा नहीं था मेरे पास, काफी लंबे समय तक कैमरा नहीं रहा मेरे पास। कैमरा मतलब मैंने 2011 10-11-9 में लिया होगा। उससे पहले कोई वीडियो कैमरा कभी ऐसे ले जाता था, ऐसा कुछ मतलब फोटोग्राफी से संबंधित कोई मैटर नहीं था। लेकिन हाँ, कंजर्वेशन से जुड़ना अच्छा लगता था। मेरे पास आज भी मुझे याद है कि अपने आसपास कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मैं जानवरों को देखने जाता हूँ, बर्ड्स को देखने जाता हूँ। और मतलब मेरे लंबे समय में मुझे आज भी याद हुआ कि मेरा 20 साल से ऊपर का डेटा हर सीजन का किसी भी एक जगह का है, कि मुझे वहाँ उस सीजन में उस समय में क्या देखा था, आज क्या देखा है, तो मैं एनालाइज कर सकता हूँ। डेटा कई बार गवर्नमेंट के शेयर भी करता हूँ, तो काम आता है। तो इस तरीके से जो आपने डेटा मेंटेन कर रखा है अपना, तो इस तरीके के डेटा और भी आप जैसे जो लोग काम कर रहे हैं, तो वो डेटा गवर्नमेंट के साथ शेयर करते हैं। तो जब ये गवर्नमेंट के साथ आप डेटा शेयर करते हो, तो गवर्नमेंट को ये किस तरीके से हेल्प करता है ये डेटा? गवर्नमेंट को इस तरीके से हेल्प करता है कि एक छोटा उदाहरण देके बताता हूँ, इससे समझ में आ जाएगा कि कई बार हमारे पास किसी एक क्षेत्र को लेकर के अगर 5 से 10 साल का कोई डेटा हो, तो पहले तो चेंज ऑफ नेचर आप एज्यूम कर सकते हो। आजकल तो विजुअल चल रहा है, तो मतलब फोटोग्राफी भी हो उसके साथ में, तो और अच्छी चीज है वो। बाकी उस मेजर जगह पे जिस तरह की चीजें दिखती थी, तो आज से 10 साल पहले क्या दिख रही हैं और आज क्या दिख रही हैं, इसको जब कई बार बोलते हैं टाइगर खत्म हो रहे थे तो कम हो गए हैं, तो कैसे पता लगा? ऐसे पता लगा। तो डेटा मैनेजमेंट इसलिए हमेशा बहुत अच्छा काम करता है। तो डायरी पेन लेके घूमने का एक जो शौक था, और चीज को देखना, लिखना, समय लिखना उसका कि कब दिखी है मुझे, वो किस समय दिखा, तो वो चीजें बढ़ती गई और डिजिटलाइजेशन में आगे बढ़े, तो डेटा भी एक अच्छे तरीके से मेंटेन हो गया, कॉपी पेन से हट करके भी, तो बढ़िया है। और कई ऐसी साइट्स हैं जिन पे गवर्नमेंट डेटा लेती है, तो अपन हम उस पर भी डेटा अपलोड रहते हैं हमारे ज़्यादातर। आजकल नए नए टेक्नोलॉजी में जैसे बाहर चलता है, तो काफ़ी काम है, सोर्स बहुत है। ये डेटा मैनेजमेंट जो है, ये बेसिकली जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस की काउंटिंग के अंदर भी हेल्प करता है गवर्नमेंट को? बिल्कुल करता है। और खुद गवर्नमेंट बॉडी जिसके बाद काउंटिंग करती ही है हर साल एक बार। हम कर रहे हैं हर सीजन में, वो हर साल एक बार करती ही। अच्छा, गवर्नमेंट बॉडी हर साल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को? मेरी स्टार्टिंग पॉइंट पे भी जब मैंने सबसे पहले फील्ड में जाना चालू किया, तो सबसे पहले मैं सेंसस में ही जाना चालू किया। जब मैं अकेला था, मुझे कोई जानता भी नहीं था और मैं भी किसी को नहीं जानता था, लेकिन सेंसस के पेपर में आते थे, तो उस समय मैं सेंसस में जाया करता था। तो रात भर जंगल में रहना भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, और वहाँ से भी अगर आपको समझने की चीज़ें मिलती हैं बहुत सारी, जितना आप गेन कर पाओ, नेचर तो देता ही देता है किसी। तो ये जिस तरीके से एक वाइल्ड लाइफ में इकोसिस्टम होता है, तो इसी तरीके के छोटे छोटे इकोसिस्टम्स हम देखते हैं हमारे आसपास के एरिया में भी रहते हैं। ठीक है, जैसे कहीं पे कोई छोटा तालाब हो गया, या कहीं पे कोई आसपास गार्डनिंग थोड़ी सी हो रही है, तो उस तरीके के इकोसिस्टम्स को किस तरीके से बचाया जाता है, या कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं एज अ सिविलियन
क्या रहता है उसका, या वो डेवलप किस तरीके से होता है? किसी एक खुले एरिया के अंदर एक छोटा सा पॉन्ड अगर किसी ने बनाया, आर्टिफिशियल पॉन्ड भी बनाते हैं, तो उसके आसपास भी एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है बाय डिफॉल्ट। तो वो कैसे डेवलप कैसे होता है, और अगर ऑलरेडी है तो उसको कैसे सिक्योर किया जा सकता है? देखो, कंजर्वेशन की अगर बात करें तो पहली एक चीज तो मैं करेक्ट करूं कि किसी भी जगह कोई इकोसिस्टम जो बनता है, तो वाइल्ड लाइफ में एक लंबा समय हो गया, तो उसका हर इकोसिस्टम का एक अलग एक नाम होता है, और इकोसिस्टम का जो नाम है उसी प्रकार से उसकी वर्किंग है नेचर के अंदर, वो इसलिए डेवलप्ड है। तो हमारे आसपास ज्यादातर इकोसिस्टम हमें वेटलैंड के रूप में मिलते हैं। किस रूप में मिलता है? वेटलैंड, ओके। नम जल क्षेत्र जिनको कहा जाता है, छोटे तालाब, तालाब के आसपास की जगह, तो इनको वेटलैंड कहते हैं। और सबसे ज्यादा कंजर्वेशन की जरूरत आज की डेट में इसी को है, और इसके आसपास से जुटे ग्रासलैंड को है। किसी भी तालाब के आसपास के जुटे जो ग्रासलैंड्स होते हैं, सबसे ज्यादा कंजर्वेशन की अगर वाइल्ड लाइफ में कभी किसी को जरूरत है, किसी जगह को जरूरत है, तो वो यही है। अभी कारण है उसका कि समाज बढ़ता जा रहा है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, जगह चाहिए। जंगल इतना ऊंचा नीचा होता है कि वहाँ आबादी बसा लेना बहुत आसान काम नहीं है। लेकिन ग्रासलैंड है, प्लेन लैंड है, छोटी श्रब्स लगी हुई हैं, लेकिन वो भी एक इकोसिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। चाहे बड़े वुडलैंड्स हो, चाहे वेटलैंड हो, इनका सबका सामंजस्य एक जितने बराबर है। और अभी सबसे ज्यादा जरूरत कंजर्वेशन की अगर किसी उसको है, तो ये हमारे समाज में हमको रह करके अगर इस बारे में बात करें, तो मेजर काम हमें ये करना चाहिए कि हमारे आसपास कोई वेटलैंड हो तो वहां पे गंदगी ना फेंकें, कम से कम जाने का प्रयोग करें। उस वेटलैंड के आसपास जो आजकल छोटी ज्यादा दिक्कतें चल रही हैं, ज्यादातर होता है हर किसी गांव, शहर, किसी के आसपास जो तालाब है, वो हमेशा धीरे धीरे या तो बस्ती की चपेट में आ चुके होते हैं तो खत्म हो जाते हैं, या फिर थोड़ा आउटस्कर्ट में होते हैं, तो वहां पे उस तरीके के लोग डेवलप हो जाते हैं। तो जैसे नॉर्मल पेटा कास्ट, एक नाम कभी सुना होगा, पढ़ा होगा, तो वेटलैंड के ऊपर एक समय पे जब पानी कम हो रहा होता है, बारिश खत्म हो चुकी होती है, तो उसके वेटलैंड के ऊपर समय पे लोग खेती कर लेते हैं। अब होता क्या है कि इकोसिस्टम है तो डेवलप हुआ है तो किसी ना किसी चीज के लिए हुआ है, मतलब ओवरऑल डाइवर्सिटी की बात है, ये उससे जुड़ी हुई अंगों में से एक चीज है कि हम किसी भी फॉरेस्ट लैंड को कंजर्व कर रहे हैं। तो उसमें ये होता है कि अब उनको तो पता नहीं है, उनको तो पानी मिल रहा है और उन्होंने खेती कर ली, और गरीबी लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन कुछ लोग इसको घूम आफिया, इसको क्या कहना चाहिए, थोड़ा मोटा इस तरह के अनुभव से तो करके कर लेते हैं। गांव के आसपास के लोग आगे बढ़ा के कर लेते हैं कि यहाँ पानी भी पास में है, कुछ फसलें 2-3 महीने में हो जाती हैं। अब उससे होता यह है कि जब वो वेटलैंड का पानी सूख रहा होता है बारिशों के बाद, तो वहां पे आने वाले पक्षी, बारिश के जस्ट बाद होते हुए कीड़े, छोटे छोटे इंसेक्ट्स डेवलप होते हैं। उनके डेवलप होने से उन सबको खाने के लिए उस तरीके के पक्षी भी हमारे माइग्रेट करते हैं वहां पे, और वो आते हैं तो और भी पक्षी ऐसे आते हैं जिनको हमारे यहाँ पे कई बार ग्राउंड पे ब्रीडिंग करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ ब्रीडिंग के लिए भी तो माइग्रेशन होता है। तो वो जब ग्राउंड पे ब्रीड करते हैं और जब ये अपने हल चला रहे होते हैं या कूद रहे होते हैं या वहां घूम रहे होते हैं, तो वो जो ब्रीडिंग एरिया है वो हमने उनका ले लिया। अब और सबसे ज्यादा नुकसान किसी प्रजाति को, अगर जीवों में बात करें, अभी नेचर से वो चल रहे जीवों में बात करें, तो जितने भी जीव आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले जब मैं थोड़े बहुत देख लेता था, समझने लगा था, तो 24 साल बाद थोड़ा बहुत समझने लगा, तो जितने भी पक्षी, कुछ जीव मुझे जहाँ अमूमन ऐसे दिखते थे कि जाओगे तो दिख ही रहा है,
आज नहीं दिख पाते। तो वो रेयर होते जा रहे हैं वहां पे। तो जो मेजर किसी भी स्पीशीज को खत्म होने का मेजर कारण है वो तो पोचिंग था पहले, और पोचिंग तो एक्ट के बाद हमारे यहाँ ऑलमोस्ट खत्म जितनी है, जो 10-20% है उसको खत्म करने के लिए जितना चीजें चाहिए उतनी हमारे पास होती नहीं है गवर्नमेंट के पास। तो वो 19-20 कहीं अभी भी होती होगी और होती है कई जगह। लेकिन इसमें जब भी अपन ये इसकी बात करें कि इस पोचिंग के बाद अगर कोई चीज है दिक्कत देती है जो किसी भी स्पीशीज को खत्म होने में, वो हैबिटाट लॉस है। कि इसको ऐसे समझें कि हमारे सामाजिक जीवन से समझ लेते हैं कि जैसे हम कभी हम यहाँ रहते हैं, ये हमारा घर है, कोई इसको तोड़ जाएगा तो हम कहीं और रहने लग चल जाएंगे, फिर कहीं और भी कोई तोड़ जाएगा तो हम कहाँ रहने जाएंगे, धीरे धीरे हमारी चीजें हम ही खत्म हो जाएंगे। तो इसी तरह ये जीव के ऊपर का ही है, हम भी एक जीव ही हैं, वो भी हमारे साथ के इकोसिस्टम के हिस्सा ही हैं, अलग से कुछ नहीं है वो, तो उनके साथ भी सेम है। तो हैबिटाट लॉस सबसे बड़ी दिक्कत है। उसका बहुत बड़ा उदाहरण शहर में हमको आजकल गौरैया नहीं दिखती, हाउस स्पैरो जिसको कहते हैं, वो कम दिखने लगी हैं, लोगों को कम दिखती है, अपने आप ही महसूस होता होगा पहले गौरैया बहुत दिखती थी अब नहीं दिखती है। उसका कारण ही यही है कि उनका हैबिटाट लॉस हुआ है। हैबिटाट लॉस इसलिए हुआ है कि वो अर्बन एरिया की बर्ड थी, गांव शहर के आसपास के एरिया में रहती थी, और रहती थी तो उनके जो घर बनाने की जगह थी जहां ब्रीडिंग करके वो डेवलप होकर ज्यादा बढ़ेंगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो जो ब्रीडिंग एरिया थे, तो ब्रीडिंग एरिया उनके होते थे घर में आले, टीन शेड के कोने पे। अब हमारे घर का बेसिक स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। अगर कभी आप देखो तो आले बनाने बंद कर दिए लोगों ने, झरोके बनाने बंद कर दिए, खिड़की के ऊपर लैंप लगाने बंद कर दिए, बहुत सारी चीजें। तो ये सब चीजें उनका हैबिटाट लॉस था, इसीलिए वो खत्म हुई है। और इसीलिए शिकारी पक्षी खत्म हो गए तो चूहे हमारे शहरों में ज्यादा हो रखे हैं। कभी नोटिस किया हो किसी ने भी कभी? मैंने ये चीज आप बोल रहे हो तो इससे मेरे को मेरा वो बचपन रिकॉल हुआ जहाँ मैं रेलवे कॉलोनी में हम लोग रहते थे। मेरे फादर मेरे रेलवे में जॉब करते थे, तो वहां पे हम लोगों ने रेलवे कॉलोनी में ये सारी चीजें बहुत देखी हैं। तो वहां पे टीन शेड होता था घर के बाहर, तो उन घर के बाहर टीन शेडों के उसके अंदर अभी भी वो आप 90s के कुछ कंस्ट्रक्शन देखोगे तो आपको महसूस होगा, लेकिन बहुत कम बचा है। वो चीज मैं इसीलिए रिकॉल कर पा रहा हूँ ना, जैसे आपने बोला उस चीज को। तो इसीलिए कंजर्वेशन की बहुत जरूरत है। सबसे ज्यादा चीज है कि कंजर्वेशन का बेहतर होता है कि ह्यूमन इंटरेक्शन ज्यादा से कम हो, और हो तो उसके प्रिजर्वेशन के लिए हो, उसको डिस्ट्रक्शन के लिए भी हो। तो गवर्नमेंट किस तरीके से नेसेसरी स्टेप्स ले रही है इस तरीके की चीजों को, हैबिटेट्स को बचाने की? गवर्नमेंट के पास कई सारे प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि ये जो बातें हम कर रहे हैं ये गवर्नमेंट को भी पता ही होती हैं, और उनके लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी होते हैं। और वो नीचे आते आते कैसे रह जाते हैं इसका नहीं कह सकते, लेकिन वेटलैंड प्रोटेक्शन के लिए पूरा एक कानून में भी अच्छा वो है, और उसमें उन्होंने काफी प्रोजेक्ट आते हैं इस तरह के जो वेटलैंड कंजर्वेशन से जुड़े हुए हैं, वेटलैंड कंजर्वेशन से जुड़े हुए हैं। तो उसमें कई सारे बड़े प्रोजेक्ट करते हैं। आजकल तो वेटलैंड का सर्वे होता है हर माइग्रेशन पे, मतलब हर सर्दियों में जब बर्ड्स के माइग्रेशन होते हैं तो हर वेटलैंड का एक सर्वे भी होता है गवर्नमेंट की तरफ से। अब ये प्रोग्राम में भी यहाँ भी एडिशनल होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, इनके प्रोजेक्ट भी बनते हैं जो कुछ लोग जैसे हम जैसे जो समझते हैं या जो समझना चाहते हैं उस तरह के वाइल्ड लाइफ के स्टूडेंट वो सब प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि सर्वे के अंदर गवर्नमेंट ये सारी चीजें कर रही है, तो मेरे अकॉर्डिंग शायद ये जो लोकल पीपल अवेयरनेस पे भी गवर्नमेंट ध्यान देती होगी, क्योंकि जब तक पीपल अवेयरनेस नहीं होगी तब तक। बिल्कुल देती है। इसमें गवर्नमेंट के आजकल बहुत सारे अच्छे इस तरह के प्रोग्राम चलते हैं जिसमें आप लोगों को ले जा करके भी दिखा सकते हो। उस समय लोगों को बर्ड काउंटिंग भी करवाती है, तो बच्चों को ले जाके आपको दिखाना। तो दिस अवेयरनेस का ही है ये मैटर कि आपके अंदर आप 100 बच्चों को लेकर 200 बच्चों को कहीं कहीं लेके जा रहे हो, तो 100-200 बच्चों में से जिसके पास कुछ भी नहीं तभी भी एक बच्चा भी उसमें से कन्वर्ट होता है, तो आपकी वो एक विजिट तो मैं कहता हूँ कि सफल हो गई, कि उसके दिल में एक बात आई कि यार ये भी एक चीज होती है, इसको बचाने की भी थोड़ी जरूरत है। किसी एक के भी आई तो उन 200 बच्चों में से, तो वो हमारे लिए तो वो प्लान था जो करा हुआ, छोटा सा ही था, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, लेकिन वो पूरा तो हो गया। और ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं क्यों कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारे फ्यूचर के लिए भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि आज अगर इकोसिस्टम ही नहीं रहेगा तो हम ही नहीं रहेंगे। अगर एज ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हम मनु हैं, तो
हमारे को, हम यही कहना चाहूंगा कि हम और वो अलग तो है नहीं, हमको साथ रहना है। और अगर हम सोचें कि वो चले जाएंगे तब भी हम रह जाएंगे, ऐसा हमारे साथ भी नहीं होगा, इसलिए हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि मैं लोगों को इसीलिए हर बार ये कहता हूँ कि ये तो हमारे लिए कर रहे हैं हम, ये किसी के लिए नहीं कर रहे। क्योंकि जब ये नहीं रहेगा ना, तो उससे बहुत पहले तो हम रहेंगे ही नहीं, ये तो बहुत देर तक सरवाइव करेगा। क्योंकि हमारे अंदर तो समाज में बहुत सारी चीजें गंदी है, वहां कुछ गंदा नहीं है। एक मैंने कहीं फोटोग्राफ देखा था, और रियलिटी भी मुझको भी पर्सनली ऐसा लगता है कि हम ह्यूमंस जो है वो इन जानवरों से ज्यादा, जिनको हम जानवर बुलाते हैं, उनसे ज्यादा गंदगी फैलाते हैं। ये जाएंगे, इनका जंगल आप देखो कितना साफ सुथरा, कितना खूबसूरत और कितना शांति में होता है, और हम जहाँ रहते हैं वहां पे कितनी गंदगी, कितना शोर, कितना शराबा, और ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। उसका क्या है कि मतलब इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि मतलब ईश्वर से जब चीजें, प्रकृति का निर्माण हो रहे हैं, सब चीज हुई है, ये सब दिख रहा है हमें, मतलब तो उसमें क्या होता है कि सबको कुछ ना कुछ बता के भेजा है। जो भी इस सृष्टि पे जिस तरह के जीव हैं, जिस तरह के लोग हैं, ये सब चीज जितने भी प्रजातियां हैं, उन सबको सब कुछ अपना अपना बता के भेज देते हैं कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। और हम एक जीव ऐसे पैदा किए कि हमारे पास दिमाग थोड़ा सा दिया कि एक समाज का भी निर्माण हो, और उस समाज को निर्माण करने के लिए हमारे को भी बताया भी कि ऐसे होना चाहिए। लेकिन समाज की धीरे धीरे चलती विकृतियों के कारण से ये चीजें ऐसी हो गई हैं, और इसी का बैलेंस है जिसको क्लाइमेट चेंज हम कह रहे हैं, वो इसी को बैलेंस कर रहा है। क्योंकि हम इतना कुछ गंदा कर रहे हैं कि वो अच्छी चीजें, उसको बैलेंस करने में जो ये चीजें होती हैं, तो वो ये हो रही हैं, तो इसीलिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ग्लेशियर्स जा रहे हैं, ओजोन लेयर हमारी ये हो रही है, उसका कारण यही है। फिर अंत में कभी होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा से एक रीजनरेट होगी, फिर रिबूट चीजें- होंगी चीजें। पर इस चीज का एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम लोगों ने कोविड में, लॉकडाउन के टाइम पे देखा। लॉकडाउन का एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा देखा है, लेकिन उसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पर्सनली मुझको ऐसा लगता है कि नेचर पर पड़ा है। पोल्यूशंस कम हुए हैं, लोगों का इंटरफेरेंस कम हुआ नेचर, मदर नेचर के अंदर। तो उन चीजों से मेरे को लगता है एक थोड़ा सा उसने रिवाइव वापस किया है उन 2-3 महीने 4 महीनों के अंदर। रिवाइव, हाँ जरूर। ये तो कोविड में एक काम भी किया था, तो उस पे यही थीम पे काम किया। तो शहर कोविड में कैसा दिख रहा था, ऐसा कुछ हमने दिखाया है। तो नेचर कैसे ब्लास्ट चेंज आया है कि जब आदमी, हमने ज्यादा अपनी चहल पहल किसी जगह 1-2 महीने नहीं रखी है, तो वो शहर कैसा हो गया है। तो ये बात का हम रेगुलर अगर ध्यान रखें, थोड़ी अवेयरनेस उस बात से लोगों में आ रखी है। आजकल नेचर की तरफ इंटरेस्ट लोग ज्यादा हो रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा याद भी रखते हैं। तो धीरे धीरे उस बात से अवेयरनेस तो आई है, ये श्योर है। यूजली जो जंगल रहे उसके आसपास गांव बसे हुए रहते हैं, गांव वाले रहते हैं। तो गांव वाले किस तरीके से अपने उस जंगल को प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर किस तरीके से वो प्रोटेक्ट करें, किन चीजों का ध्यान रखें? अब अगर आज ही के सिनेरियो से ये क्वेश्चन है कि इन प्रेजेंट, तो क्या है कि अब गांव भी गांव जैसे नहीं रहे। गांव में भी पक्के मकान हैं, और अगर किसी पार्क के अंदर हैं और पार्क के आसपास के बाहर भी हैं, तो यही कहना है उनसे भी यही होता है कि जितना जंगल को कम से कम यूज कर पाए हम हमारी चीजों के लिए, डे टू डे नीड्स। हाँ। क्योंकि जो जंगल के आसपास रहते हैं गांव वाले, वो बड़े डिपेंड होते हैं इस चीजों पे। हाँ। और इतनी गरीबी भी हुआ करती है गांव में किसान के पास, लेकिन वो जितनी उसकी डिपेंडेबिलिटी है, अगर उसको ही यूज करता है तो भी एक बार को ठीक है आज के सिनेरियो के हिसाब से। लेकिन अगर उससे ज्यादा जाता है या कमर्शियल पे आता है, तो हमारा जो फॉरेस्ट है और ये सब चीजें हैं, ये नुकसान में आती हैं। तो दोहन नहीं करना है कुल मिला के। इतना लंबा टाइम आपको हो गया है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को करते हुए, तो कभी ऐसा हुआ, कभी किसी एक वाइल्ड एनिमल के साथ आपका आमना सामना हो गया हो, या ऐसा इंटरेक्शन किया, अरे यार अब मैं क्या करूं, इस तरीके की कभी चीजें आई है, कुछ हुआ ऐसा?
मतलब क्या करूं इसके, तो ये सीखा हुआ था पहले से ही। क्या करना चाहिए ये आपने तो सीखा हुआ है, वो जैसे हम। सीखा हुआ था, क्योंकि मैंने फोटोग्राफी बताया ना बाद में स्टार्ट करी, मैं कंजर्वेशन पे ही काम करता था। तो जानवर से कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, उन जानवर के बारे में थोड़ा पढ़ना लिखना, थोड़ी बहुत चीजें। और आजकल तो मीडिया पे भी बहुत कुछ मिलता है, अगर कभी नहीं हो तो समझने में भी आता। तो वो, तो क्या होता है कि जानवर के साथ जब भी आप इंटरेक्शन में हो गए या बहुत आसपास हो, तो पहला ख्याल तो हमें ये रखना चाहिए कि हम उसकी एक निश्चित दूरी बना के तो रखनी है, क्योंकि जंगली जानवर है, वो चाहे गिलहरी हो, बहुत छोटी सी की भी बात कर सकता हूँ मैं। तो इतना लोगों को इतना डिस्टेंस तो मेंटेन करना ही चाहिए। और अगर आपके अंदर उससे ज्यादा गट्स हो, तो अगर आपने ज्यादा सीखा हो, तो कैसे सही से बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट एनिमल को नहीं करके और आप अपना काम कर सकते हो, तो उसके लिए समय लगता है थोड़ा सा। और वो ही इसीलिए पेशेंस कह देते हैं कई बार हम सब उसको, कि फोटोग्राफी में भी पेशेंस चाहिए वाइल्ड लाइफ में, तो वो भी लाना पड़ता है। कभी कोई ऐसा इंसिडेंट जो कि आप कहीं पे शूट कर रहे हैं या कुछ ऐसा है, आप वाइल्ड लाइफ कवर करने गए और सडन कोई एनिमल यहाँ से आया है, या अभी रिसेंटली हमें पता लगा यहाँ पे कुछ, क्योंकि एनकाउंटर्स वगैरह भी होते हैं स्पेशली विलेजेस के साथ, उन लोगों का इंटरेक्शन ज्यादा रहता है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का। तो कहीं पे किसी एनिमल ने अटैक कर दिया हो या कुछ इस तरीके की चीजें आपके सुनने में आई हो, क्योंकि ये मेरे को लगता है शायद आपके में ज्यादा आपके नोटिस में आती। मतलब मेरे साथ तो लव ये है कि मैंने जब भी जंगल में कभी भी ट्रैक किया है, और फोटोग्राफी के लिए भी जाता ही हूँ, और जानवर मुझे ऑलमोस्ट हमारे जंगल में जितने भी होते हैं दिख ही चुके हैं ऑलमोस्ट। कुछ एक चीजें नहीं दिखी थी तो किस्मत से अभी दिख गई हैं, बहुत जल्दी हुई। तो बट बिल्कुल क्लोज एनकाउंटर मेरे साथ तो कभी हुआ नहीं, लेकिन मैंने सुना बहुत है कि मैं, मतलब जंगल में एक्चुअली में रहने में, क्या जंगल में कैसे आपको जाना है ये आपको आना चाहिए, नहीं तो जंगल आपको एक्सेप्ट नहीं करता। उसकी कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स की, हाँ जो। हाँ, मतलब जंगल में आपको सेंसेस ऑन होने चाहिए, आपके सारे सेंसेस ऑन होने चाहिए, आपके आपके आगे पीछे क्या हो रहा है, आपके पीछे भी क्या हो रहा है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो आपके साथ किसी भी क्षण ऐसा हादसा हो सकता है, तो वो हादसा इतना बड़ा और इतना छोटे की कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो एक सेकंड में आपके सामने चीज यूं हो जाएगी, यूं की यूं हो जाएगी, आपको कुछ नहीं कर पाओगे, आप कुछ कर भी नहीं सकते, आप वैसे भी उससे बाहर से ही हो। मनीष भैया, अभी तक क्या आपके जो वाइल्ड लाइफ करियर रहा है आपका 25-30 20-22 साल का, उसके अंदर अभी तक का सबसे हॉरिफाइंग मूवमेंट क्या रहा है एज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर या एज अ कंजर्वेटर? कि ऐसी चीज जिसने आपको हिला दिया अंदर से कि अरे यार ये क्या हुआ? हाँ, मतलब फोटोग्राफी में तो वो नहीं रहा, मैं पहले भी बता चुका कि मेरे को याद रहता है कि कैसे बिहेव रखना है जंगल में, कितनी दूरी से रखना है, सही से रहना है, अपने को कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए और उनको भी नहीं होनी चाहिए, दोनों ही चीजें। बट कंजर्वेशन के दौरान कई सारी चीजें एनकाउंटर, जब जल्दी समझ नहीं थी तो उस हिसाब से बहुत क्लोज एनकाउंटर कई जानवरों से हुए। तो फर्स्ट टाइम एक बार हुआ था, तो वो एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मैं, सबके लिए ही सबक की चीज है। कोटा के आसपास के एरिया में ही कई बार मॉर्निंग टाइम में जाया करता था, और कुछ स्टूडेंट भी वाइल्ड लाइफ के हुआ करते थे उस समय में। तो मैं एक आसपास के जंगल में गया, वहां पे एक जगह हाइना ब्रीड करता था, तो वो मैंने कई बार देखा था उस जगह। तो हमने कहा यार अब दिख नहीं रहा 2 दिन से, तो एक दिन मैं उस जगह के नजदीक चला गया, तो जो छोटी सी बैन बना के रहते हैं उस टाइप का मूवमेंट था वो। और इतना मेरे भी समझ की कम चीज होती है, और उस समय इतना वो नहीं था, स्टार्टिंग दौर था, तो मैं घुटनों के बल बैठ करके और टॉर्च से अंदर उसको देखने के लिए बैठ गया, और अंदर उसमें हायना था। वो विद इन सेकंड दिख गया मुझे, वो लाइट चमकी तो आंख चमकी, और मैं जितनी देर में सीधा भी नहीं हो पाया, उससे पहले वो बाहर आकर के मेरे ऊपर से ड्राइव करके निकल गया।
आपके ऊपर से वो जंप करके निकल ड्राइव गया। करके निकल गया और वो इतना फास्टेस्ट था कि मेरे को तो ब्लरी दिखा था, बाकी मेरे साथ में जो पीछे खड़े थे उनको दिखा है वो, क्योंकि मेरे तो बहुत पास था। तो कभी भी ऐसा क्लोज एनकाउंटर में सभी के लिए कहता हूँ कि ऐसा क्लोज एनकाउंटर कभी नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। वो आपकी किस्मत है कि आप बच जाते हो और नहीं बचते हो। तो ये और कई सारे क्लोज इंसिडेंट हैं, आसपास छोटे एरिया है, मिलिट्री के एरिया है, पार्क से लगा हुआ उनका भी एक फिल्म कैंप है, तो वहाँ भी इस तरह के इंसिडेंट कई जगह हैं कि एक दो बार इस तरह के हमले हुए हैं कि भालू ने कर दिया। हमारे यहाँ भालू भी बहुत है और इसीलिए स्लॉथ बेर के ऊपर जो नेसेसिटीज, उसकी ब्रीडिंग बिहेवियर के ऊपर जो काम किया था वो इसीलिए किया था कि काफी दिखते थे और अच्छे दिखते थे। तो काम किया एक पेयर को लेकर के, तो काफी सारी चीजें सामने आई, तो वो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ही था। तो इसीलिए इस तरह के क्लोज एनकाउंटर आपके साथ नहीं होने चाहिए। बेसिकली स्लॉथ बियर का तो मैंने सुना है कि बहुत एग्रेसिव होता है वो बाय नेचर। एग्रेसिव तो वाइल्ड में हर जानवर होता है, मतलब स्लॉथ बियर अलग से एग्रेसिव नहीं होता, लेकिन बिहेवियर की जो बात करते हैं अगर, तो उसका बिहेवियर थोड़ा सा सनकी मिजाज कह दो अभी हमारे हिसाब से, थोड़ा सा सोचने से परे है। एक तो बल्कि बहुत होता है, ताकत तो हर जानवर में होती है, उसमें भी अच्छी खासी होती है जिस लेवल का बड़ा छोटा वो जानवर है। तो उसका जो बिहेवियर है वो अनप्रिडिक्टेबल है, कई बार वो अचानक से कुछ कर देगा और भालू के हमले से लोग बच नहीं पाते कई बार। तो भालू खतरनाक बहुत होता है, उसको खतरनाक की श्रेणी में कहा जा सकता है, मोस्ट डेंजरस। डेंजरस है वो एकदम से भागेगा नहीं, आपको उसको रास्ता देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो हमला करेगा ही करेगा। अगर निश्चित दूरी के पास खड़े हुए हो तो आपको दिक्कत आएगी ही आएगी, एक बार चेतावनी भी देगा, नहीं समझे तो मारेगा ही सही। तो कुछ इस तरह का बिहेवियर है। बाकी सब चीजें होती है, जैसे कैट फैमिली तो होती है, खास तौर पे अगर वो किसी पे हमला करती है तो ज्यादातर हमला करके भाग जाएगी, पकड़ के बैठेगी नहीं। ये पकड़ के बैठता है, अच्छा। एक बार भाग जाएगा, दोबारा लौट के आ जाएगा 4-5 कदम के बाद। तो इस तरीके का इसका बिहेवियर है। तो उसको आप अगर बचाना भी चाहो तो बचाओ, क्या नहीं बचा सकते, वो वाली बात है। तो हॉरिबल तरीके से मार सकता है वो हिंदू को, और स्ट्रेंथ बहुत होती है, इतने बड़े बड़े नाखून होते हैं उसके कि अगर आपके चलते फिरते ही मार दे तो भी आपका बहुत नुकसान कर सकता है। तो काफी विलेजेस पे भी अटैक किया है उसने, आसपास वही है के कि एरिया वो में। एक तो काला होता है, रात वात को आप निकल रहे हो, विलेज के आसपास होते हैं, तो हमारे यहाँ काफी है, तो ये विलेज के आसपास खाना वाना अपन इधर उधर डंपिंग करते हैं, तो कुछ ना कुछ खाने के लिए इधर उधर आते जाते हैं। तो उस दौरान ये सुबह जल्दी उठते हैं, गांव वाले भी कई बार फ्रेश होने जाना है, बहुत सारी चीजें होती है, तो कई बार रात में दिख नहीं रहा, काला ही होता है, झाड़ी की तरह दिखेगा, एकदम गोल सा होता है। तो उसके कारण से अगर वो ज्यादा पास आ गए तो वो फिर उसकी अटैक रेंज के अंदर आ और जाता कई बार सोलो होता है आदमी, तो बात नहीं करता किसी से, तो उसको भी आभास नहीं है सो रहा हूँ, रात भर के थक के थोड़ी देर आराम कर रहा हूँ, तो उस समय में वो हमला कर ही देता है। है। मनीष भी, आप आसपास जैसे आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर काम कर रहे हैं, कंजर्वेटर काम कर रहे हैं, तो आसपास के किसी एरिया के अंदर आप अभी क्या काम कर रहे हैं या क्या हो रहा है वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, थोड़ा सा आप इस बारे में ब्रीफ बताएं। आसपास के एरिया की अगर बात कर रहे हो तो अभी हमारे ही शहर में, बहुत पास में हमारे शहर के, और हमारा शहर ही उसका सेंटर पॉइंट बनता है, तो एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य नया हुआ, और उसके अंदर नया तो काफी समय पहले हो गया था, नाम कन्वर्जन तो काफी समय पहले हो गया था, लेकिन रीलोकेशन की प्रक्रिया पे काम कर रहे थे कि क्योंकि एक समय पहले यहाँ भी टाइगर बसा करते थे और आज की डेट में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और सभी जगह से हुए हैं, तो हमारे यहाँ से भी हुए हैं। उसके जो भी मेजर कारण है लगभग लोगों को पता होते हैं, आजकल टाइगर एक बड़ा इशू है। तो हमारे यहाँ मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नाम से एक टाइगर रिजर्व है, उसके सराउंडिंग में आसपास एक और नया टाइगर रिजर्व बनाया जो कॉरिडोर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, वो था रामगढ़ टाइगर रिजर्व बूंदी में, और रणथंभौर इसके आगे हमारे पास एक टाइगर रिजर्व वो पहले से ही है। राजस्थान में अच्छा टाइगर रिजर्व है, और अभी बहुत रिसेंटली कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व भी घोषित किया है।
तो हमारे राजस्थान में 5-6 टाइगर रिजर्व घोषित हो गए। और इनसे संबंधित गतिविधियों में मतलब हमारे पास काफी सारे गवर्नमेंट के बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जैसे रिलोकेशन ही एक बड़ा प्रोजेक्ट है कि एक टाइगर कहीं से ला करके ट्रैंकुलाइज करके एक जगह छोड़ा जाए, फिर इस हैबिटेट के लिए उसको अनुरूप चीजें कतक दिया कर उसको खिलाया जाए। तो ये हमारे यहाँ कंटिन्यू चल रहा है, तो अभी भी चल रहा है। अभी लेटेस्ट में भी हमारे पास एक टाइग्रेस आई और हो सकता है उनका कुंडा बढ़े। और ये रीलोकेशन की जो प्रक्रिया है जिसको अभी हम कुछ 10 सालों से झेल रहे हैं कि दिक्कतें आती हैं, दिक्कतें आ रही हैं, ये सब एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। इसमें कई सारी फील्ड चीजें काम कर जाती हैं, क्योंकि किसी जगह से किसी चीज को ला करके किसी दूसरी जगह बसाना एक टिपिकल टास्क है। आप नेचर में इम्प्लीमेंट की बात सोच रहे हो और उसको करने के लिए आपके ह्यूमन सोर्स भी लगना ही जरूरी है। तो ये सब चीजें जिम्मेदारी होती है, तो वो है। बाकी आने वाले समय में हमारा पार्क भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और कभी होते थे तो हैबिटाट तो है ही सही, इसलिए बसने की उम्मीदें ज़्यादा हैं। और हमारा हैबिटाट सुंदर भी बहुत है, क्योंकि मैं यहाँ से हूँ तो काफ़ी घूमता फिरता हूँ। बहुत सारे अच्छे फोटोग्राफ, बहुत अच्छी अच्छी जगह एनकेजिंग हुए हैं। तो हैबिटाट बहुत अच्छा है। कुछ भी चीज़ उस हैबिटाट में अगर जंगल से जुड़ी हुई दिखती है तो इन फोटोग्राफी फील्ड की बात होती है तो बड़ा सुंदर दिखती है। तो हमारा भी हैबिटाट बड़ा सुंदर है। रणथंभौर के कंपैरिजन में थोड़ा सा और रिच मानूंगा मैं, क्योंकि हमारे पास ग्रासलैंड भी बड़ा है। क्या लेवल बढ़ा? ग्रासलैंड भी बड़ा है हमारे पास। अच्छा। हमारे साथ टाइगर हैबिटाट के अलावा भी एक उसके साथ में घूमने के लिए ग्रासलैंड की भी आसपास एरिया काफी बड़ा है। रणथंभौर में भी है, लेकिन फिर भी हमारा ज्यादा बड़ा है। और उस ग्रासलैंड में जो चीजों का दिखना होता है वो एक अच्छा दिखता है। वुडलैंड भी है तो काफी बड़ा है। तो ये जो तीनों आपने पार्क बताए अभी, बूंदी, कोटा के आसपास जो है वो, और रणथंभौर, ये तीनों कनेक्टेड हैं क्या? इंटरनली कनेक्टेड है ये? बिल्कुल इंटरनली कनेक्टेड है, और इससे पहले भी कनेक्टेड ही थे जब रणथंभौर नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ। क्योंकि ये एक पूरी बाउंड्री है, बीच में अब क्या है, शहरों की चेन बन गई तो कहीं कहीं टूट रहे हैं ये, कि बीच में बड़ा हाईवे आ रहा है, एक दो गांव बीच में से ऐसे हो रहे हैं जो हाईवे से अड़ के चल रहे हैं। तो एक बड़ा जगह है जो खाली नहीं है। उसके लिए ओवरपास वगैरह कुछ बना रही है गवर्नमेंट? अब जब गवर्नमेंट ने नए हाईवेज बनाए हैं तो उस पर अंडरपास बनाए हैं। इसीलिए बनाए हैं कि अंडरपास होने चाहिए और वो वाइल्ड से निकलते हुए डेवलप होने चाहिए, ये भी जरूरी है। तो उस जगह गाँव नहीं होने चाहिए, क्योंकि जानवर अपने आप को सेफ आदमियों के बगैर ही करता है। हाँ। लेकिन ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब नहीं कर रही है वाइल्ड लाइफ को? जैसे अगर कोई 4 लेन रोड या 8 लेन रोड गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट निकल रहा है किसी जंगल के बीच में से, तो क्या वो वहां के वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करता है? बड़ा मतलब वैसा क्वेश्चन है ये कि आप नेचुरली अगर हाईवेज और ये सब निकलती है तो जंगल के बीच में से होकर निकलते हैं, कहीं भी जगह से, कहीं कहीं नेशनल पार्क में से भी निकलते हैं और नेशनल पार्क के बाहर से भी निकलते हैं। तो आसपास से निकलते हैं जंगलों में। हम जाते हैं कहीं तो आसपास जंगल हमें दिखता ही होगा। अब लेकिन इस समाज में रहते हुए इतने सारे लोगों के साथ में जो ये कनेक्टिंग चीजें हैं, ये भी डेवलप करना भी एक हमारे लिए हिसाब से भी जरूरी है। लेकिन इसको कितना इनोवेटिव तरीके से, आजकल बड़ी अच्छी अच्छी चीजें चल गई हैं, धीरे धीरे टनल्स और ये सब चीजें, कुछ चीजें ऐसी हुई हैं, तो बदलाव तो आ रहा है ये वाली चीजों में, कि इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट होती है एक्चुअली में काफी। और हमारा भी पर्पस सॉल्व हो रहा है। हाँ, क्योंकि रह रहे करना ही पड़ेगा, चीजें चलेंगी उसके अंदर ही, हार्मनी में ही चलेंगी चीजें हमारी। मतलब इस जगह में जवाब सूडोज भी वाला भी दे सकता था, लेकिन ये सही नहीं था, इसलिए कि सही यही है कि ये भी है एक समाज बहुत बड़ा बना हुआ, इसमें कुछ भी विकृतियां हो लेकिन इसको भी चलाना है। एक चीज और जैसे मैं जानना चाह रहा था आपका, कि अभी हम लोगों ने बहुत लंबे समय से हम आपके वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और कंजर्वेशन के करियर पर बात कर रहे थे, उसके साथ साथ जैसे कि मुझे पता है कि आपने और भी चीजों को डेवलप किया है क्रिएटिव एस्पेक्ट्स में, तो वहां पे आपका इंटरेस्ट किस तरीके से डेवलप हुआ? स्पेशली जो आपका लाइन प्रोडक्शन वाला पार्ट है, जो फिल्म मेकिंग पार्ट के अंदर आप इंट्रोड्यूस हुए हैं, वो कैसे आपका इंटरेस्ट आया और किस तरीके से? जब जॉब छोड़ने ही वाला था ऑलमोस्ट, तो
फोटोग्राफी भी कर रहा था तो कुछ क्रिएटिव चीजें और भी समझ रहा था। वैसे एज ए कन्जर्वेशनिस्ट के अलावा फिर फोटोग्राफर पे भी काम किया तो काफी अच्छा उसमें रहा, तो काफी चीजें उसमें सोच समझी हैं। तो उसके साथ में कई चीजें आती है तो, और ये जो फिल्म प्रोडक्शन का था तो ये भी एक क्रिएटिव ही एस्पेक्ट है कि एक विजुअल तरीके से एक स्क्रीन पे एक चीज दिखाई जा रही है तो उसको किस तरीके से दिखाया जा रहा है। तो सौभाग्य था कि रास्ते में चलते हुए कोई अच्छे आदमी मिलते हैं कभी और कुछ नई चीज बताई और उनके पास कोई थी तो उन्होंने बोला कि आप बुक करो। तो वो भी कोटा के लिए कुछ अच्छा कर रहे थे और मैं भी कोटा के लिए कुछ ही अच्छा कर ही रहा था, लेकिन मेरा फील्ड डिफरेंट था। तो वो चीज पकड़ी क्योंकि मैनेजमेंट जानता था, मैनेजमेंट किया हुआ है, मैनेजमेंट जानता था उस कैरियर से, तो वो काइंड ऑफ मैनेजमेंट भी है। और उसके साथ में रह करके मैं कुछ कैमरे पे खुद भी हूँ कई बार, तो वो सोच के सीखने का मौका मिलता है। उसमें बड़े बड़े लोग आते थे फिल्मिंग वाले, तो नई चीज भी देखने, तो अपना इंटरेस्ट वैसे भी क्रिएट अच्छा हुआ उसमें और अपन ने सीखा अच्छे से। प्रोडक्शन तो सीखा ही सही, साथ में और भी चीजें उसके साथ सीखी। तो ये सीखने का दौर तो खत्म होना नहीं चाहिए कभी भी, तो लाइफ लॉन्ग है। हाँ। तो सीखना मतलब मैं चाहता हूँ कि जब तक मरूंगा जब तक सीखता रहूंगा, जो भी मेरे से सीखने की इच्छा हुई और मुझे सीखने को मिल जाए। सो अभी तक कितने आपने इसमें प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए होंगे? ज्यादा लंबा कैरियर नहीं कह सकता मैं इसको, लेकिन हाँ 8-9 साल का कैरियर है मेरा ये। अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट जॉब छोड़ने के बाद से आप इसके अंदर भी पैरेलली काम कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, साथ में थे। तो स्टार्ट हुआ फिर उसके बाद से 8-9 साल हो गए। तो उसमें जब पहला भी किया था तो बड़ा ही किया था, मतलब छोटा किया ही नहीं था। तो वो उस दौरान एक अच्छी कमर्शियल बॉलीवुड सिनेमा था तो वो आया हुआ था यहाँ पे शूट के लिए, तो वो किया। फिर उसके बाद कुछ और नामी काम किए। तो अभी रिसेंटली हमारे यहाँ जैसे सीरीज और इन सब से वो ज़्यादा है, तो एक कंपनी TBF, उनका एक काम था यहाँ पे कोटा फैक्ट्री, जिसको लोगों ने बहुत सराहा। और इससे पहले भी जो पिक्चर हुई थी वो काफ़ी बड़ी गई थी, बॉलीवुड की बड़ी पिक्चरें थी, तो वो किए। फिर उसके बाद कई सारे फिर इस लाइन में ऐसे प्रोजेक्ट है कि कईयों के तो नाम भी बीच में भूल जाते हैं, क्योंकि कमर्शियलाइज और क्रिएटिव में वो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट किए फिर उसके बाद। चलिए कोई नहीं, इस पे तो एक दोबारा हम जरूर बैठेंगे आपके जो स्पेशली सिर्फ ये लाइन प्रोडक्शन वाले पार्ट के ऊपर जरूर हम एक बार बात करेंगे। जरूर जरूर करेंगे इस पे बात। आज आपने टाइम निकाला उसके लिए थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड योर करियर सर। थैंक यू सो मच मनीष भाई।